नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से बातचीत की। रूस यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए बातचीत और राजनयिक तरीके अपनाने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक शुक्रवार और शनिवार को मुंबई और दिल्ली में होगी। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शिविर को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोयम्बटूर कार सिलेंडर विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। और फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। नाइजीरिया को पेनल्टी शूटआउट में हराया। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नवीन सक्सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए बातचीत की आवश्यकता पर भारत के मत को दोहराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रूसी संघ के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर विचार विमर्श किया। श्री शोइगु ने श्री राजनाथ सिंह को यूक्रेन में उभरती स्थिति और डर्टी बम के इस्तेमाल से संभावित उकसावे की चिंताओं पर बातचीत की। डर्टी बम एक रेडियोलॉजिकल हथियार है, जिसमें रेडियो एक्टिव सामग्री का इस्तेमाल विस्फोटकों के साथ किया जाता है। वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रास्ते पर बढ़ रहा है और यही कारण है कि इस पर महामारी के नकारात्मक प्रभावों का असर कम हुआ है। श्रीमती सीतारामन आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की 7वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रही थीं। सम्मेलन में संकट से घिरे विश्व में अवसंरचना का वित्त पोषण विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाहरी खतरों के बावजूद भारत की सुव्यवस्थित नीति, प्रमुख व्यवस्थागत सुधारों और परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की मजबूत बैलेंस शीट ने भी आर्थिक विकास की गति को सशक्त बनाए रखा है। श्रीमती सीतारामन ने सदस्य देशों की मदद करने और उन्हें जरूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए AIIB की सराहना की। उन्होंने डिजिटाइजेशन मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में भी भारत की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण के लिए जीवन शैली और ऐसे ही कई और कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों का सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। भारत AIIB के संस्थापक सदस्यों में से है और इसका दूसरा बड़ा शेयरधारक भी है। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास से 20 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया है और उन्हें बांग्लादेश के तटरक्षक बल को सौंप दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बल ने त्वरित समन्वित खोज और बचाव अभियान में मछुआरों की जान बचाई। चक्रवात सित्रांग के बाद तटरक्षक डॉर्नियर विमान ने निगरानी के दौरान इन मछुआरों की उलटती नावों को देखा और बचाव दल को सतर्क किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बल ने चक्रवात सित्रांग के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के करीब के क्षेत्र को साफ करने और चक्रवात से प्रभावित नाविकों को सहायता प्रदान करने के लिए अपने डॉर्नियर विमान को तैनात किया था। भारतीय तटरक्षक और बांग्लादेश तटरक्षक बल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुरूप मछुआरों को बांग्लादेश तटरक्षक बल को सौंपे जाने से पहले चिकित्सा अधिकारियों ने उनकी जांच की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और दिल्ली में होगी। आतंकवादी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर आयोजित इस बैठक का पहला सत्र 28 अक्टूबर को मुंबई में होगा। यहां मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सचिव पश्चिम संजय वर्मा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान 15 और नए 5 सदस्य इस अवसर पर 26/11 स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 26/11 स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे और पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भाग लेंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिविर को संबोधित करेंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करना है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार शनिवार तक नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर पहला पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। पूर्वाभ्यास के दौरान मतदान कर्मियों से कहा गया है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि पार्टी के विभिन्न आंतरिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर सभी पहलुओं पर विचार के बाद टिकटों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फिर सत्ता में आएगी। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना जिले की कुटलाहार विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य में चहुमुखी विकास हुआ है।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कल से उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार 1 नवंबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लगभग 20,000 कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और उम्मीदवारों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पदभार संभाल लिया है। श्री खड़गे 24 वर्ष में पहले ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिनका नेहरू गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी के सांसद शशि थरूर को हराया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में आज बंबई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से मुंबई में बार मालिकों से अवैध रूप से 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोयम्बटूर कार सिलेंडर विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद सरकार ने आज ये फैसला लिया। राज्य सरकार के एक वक्तव्य में कहा गया है कि राज्य की पुलिस पहले ही इस मामले की जांच कर चुकी है। वक्तव्य के अनुसार चूंकि यह मामला तमिलनाडु से बाहर का है, इसलिए केंद्र सरकार से इस मामले को एनआईए को सौंपने की अपील की गई है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से बातचीत की। रूस यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए बातचीत और राजनयिक तरीके अपनाने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक शुक्रवार और शनिवार को मुंबई और दिल्ली में होगी। राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शिविर को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोयम्बटूर कार सिलेंडर विस्फोट मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। और फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। नाइजीरिया को पेनल्टी शूट आउट में हराया। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। भारत ने कहा है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। सीरिया के बारे में कल संयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने को कहा गया है। श्री रविंद्र ने कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय और कहीं भी किसी के द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रासायनिक हथियार सम्मेलन को बहुत महत्व देता है और इसके पूर्ण, प्रभावी तथा गैर भेदभावपूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करता है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। जेरेमी हंट वित्त मंत्री बने रहेंगे। बेन वॉलेस रक्षा मंत्री होंगे, जबकि डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री और सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्तीय बाजारों में उथल पुथल के बाद 11 दिन पहले ही जेरेमी हंट को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री के अलावा कानून मंत्री का भी दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक मुद्दों पर वे उनके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 लागू करने को तत्पर हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक मंत्रिमंडल में फिर से विदेश मंत्री बने जेम्स क्लेवरली से कल फोन पर बातचीत की। मुख्य रूप से आतंकवाद की रोकथाम, द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभांश दिया है। यह लाभांश इक्विटी शेयर पूंजी के 23% से ज्यादा है। मंत्रालय ने बताया कि हिंदुस्तान कॉपर ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1800 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध कारोबार किया। इसी अवधि में कंपनी ने करीब 382 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ भी कमाया। कंपनी अपनी सालाना उत्पादन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख टन करने के लक्ष्य के साथ खदान विस्तार योजना पर काम कर रही है। भाई बहन के पावन प्रेम का त्योहार भाई दूज आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की और परस्पर भाईचारा और सुदृढ़ होने की कामना की। गोवर्धन का पर्व आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मथुरा जिले के गोवर्धन में इस पर्व का विशेष महत्व है। श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन पूजा के अवसर पर ब्रजमंडल में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। गोवर्धन में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनेक लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कुछ लोग तो दंडवत होकर परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ लोग दूध की धारा लगाकर अपने इष्ट देव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन में दान घाटी, मानसी गंगा, जतिपुरा में मुखारबिंद पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। गोवर्धन के पास ही राधा जी की ननिहाल मुखराई ग्राम में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ घर घर में गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आदमकद प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दाल चूरमा का भोग लगाया जा रहा है। गोवर्धन का पर्व धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश देता है। यह त्योहार हमारे पर्वत और गौवंश के संरक्षण तथा किसानों की समृद्धि का प्रतीक है। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कंठा साज रयो थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गुजरात नववर्ष यानी बेस्तु वर्ष आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में गुजराती समुदाय पारंपरिक आस्था और उत्साह से नववर्ष मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुजराती नववर्ष विक्रम संवत 2079 की आज से शुरुआत हो रही है। गुजरात में नया साल जिसे बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है वो 5 दिवस के दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने नए साल की शुरुआत सुबह मंदिर में जाके करते हैं। घरों को आसोपालव तोरणों और गेंदों के फूलों से सजाया जाता है और प्रवेश द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाकर लोग नए साल पर मेहमानों का स्वागत करते हैं। नए साल की बधाई देने के लिए रिश्तेदार और दोस्त नए कपड़े परिधान करके एक दूसरे के घर जाते हैं। लोग पारंपरिक दावतों का आनंद लेते हैं। राज्य में बाजार और दुकानें ज्यादातर 5 दिनों के लिए बंद होती है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुजराती समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने लोगों के जीवन में आलोक और प्रगति की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ।
अभ्यास एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। आप अपने सवाल 9289094044 पर व्हाट्सएप करें और आपके सवालों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। आपके सवाल हमें 26 अक्टूबर तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आचार्य श्री विजय वल्लभ सुश्रीश्वर जी ने विश्व को सिखाया है कि अच्छे कर्मों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैन मुनि श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल फॉर वोकल का संकल्प आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी के आदर्शों और शिक्षाओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कहा कि उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है जो जनता को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के का विमोचन हुआ है। इसलिए मेरे लिए यह अवसर दोहरी खुशी लेकर आया है। स्मारक डाक टिकट और सिक्के का विमोचन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है उस आध्यात्मिक चेतना से जन जन को जोड़ने का जो पूज्य आचार्य जी ने अपना जीवन भर कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा और उनके दर्शन में हमेशा प्रतिबिंबित रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं को मादक पदार्थों की लत से बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। गुजरात के गांधीनगर में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने संबंधी एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में 3172 मामले दर्ज किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय मुद्रा पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो छापने की मांग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तीखी आलोचना की है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल की पलटने की नीति और आडंबर अब सबके सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के खिलाफ थे और वहां अस्पताल बनाने की बात करते थे। अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत विशेष परिचर्चा खराब वायु गुणवत्ता के कारणों पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपको अतुल्य भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतुल्य भारत अभियान भारत सरकार ने 2002 में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया था। पर्यटन मंत्रालय के इस अभियान का लक्ष्य भारत के बाहर एक ऐसे ब्रांड का निर्माण करना था जो भारत के इतिहास, इसकी विविधता, धार्मिक आस्थाओं और आध्यात्मिकता को दर्शाने वाला हो। इस अभियान ने भारत के मिश्रित संस्कृतियों के इतिहास और वर्तमान को उजागर किया। अतुल्य भारत अभियान का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा और समूचे देश ने इसके लाभ उठाए। वास्तव में ये अभियान अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। अभियान शुरू होने के पहले ही वर्ष भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई। अभियान की वजह से पर्यटन के लिए होटलों, रेस्तरां, कैफे
और उद्यान तथा पर्यटक स्थल गतिविधियों सहित अन्य जरूरतें बढ़ गईं। अतुल्य भारत अभियान ने छोटे व्यापारियों को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर प्रदान किए। इससे हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों, कलाकृतियों और कई अन्य गोचर वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इससे स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर प्रदान हुए और उनके जीवन स्तर और स्थितियों में सुधार हुआ। मन की बात कार्यक्रम की एक कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उस अपील के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वो भारत में सुंदर स्थलों की यात्रा करें और अपने कैमरे से लिए गए फोटोग्राफ #IncredibleIndia पर साझा करें। लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतने भाग है कि मैंने भी उसको रीट्वीट कर दिया। अतुल्य भारत अभियान ने भारत के बारे में करोड़ों लोगों की धारणा भी बदल दी। जब विदेशों को विभिन्न माध्यमों से भारत और इसकी विविध संस्कृति, परंपरा और त्योहारों से परिचित कराया गया, तो उन्होंने भारत की सराहना करना शुरू कर दिया। 32,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत में जंगलों, नदियों, पर्वतों, रेगिस्तानों और समुद्र तटों का मिश्रण देखने को मिलता है। पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर 2017 में अतुल्य भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसमें सामान्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों के साथ बाजार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं और विषय सामग्री शामिल की गई है। अभियान में डिजिटल और सोशल मीडिया तथा योग, स्वास्थ्य, विलासिता, स्वादिष्ट भोजन और वन्य जीव जैसे पर्यटन घटकों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 33,000 monuments, 5,000 years of civilization, an incredible nation, incredible India. आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR, ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। और अब खेल खबरें। कोलंबिया फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गया है। आज गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में कोलंबिया ने रोमांचक मुकाबले में नाइजीरिया को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में इस समय स्पेन का सामना जर्मनी से हो रहा है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 12 में कल सिडनी में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 से शुरू होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 12 बजे से सुना जा सकता है। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में समीर वर्मा पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं HS प्रणय मलेशिया के डैरेल ड्यू से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। एक अन्य मैच में आज ही लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत आमने सामने होंगे। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में कल दोपहर या शाम को बादल छाए रहने की उम्मीद है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और फुहारें पड़ने या सामान्य वर्षा के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से बातचीत की। रूस यूक्रेन संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए बातचीत और राजनयिक तरीके अपनाने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक शुक्रवार और शनिवार को मुंबई और दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन मुनि श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। कहा, लोकल के लिए वोकल का संकल्प आचार्य सुरीश्वर जी के आदर्शों और उनकी शिक्षाओं के प्रति सच्चा सम्मान है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।